हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री एजुकेशन पॉइंट। और आज हम 2016 का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर सेकंड का ये पेपर से हम सॉल्व कर रहे हैं आईटीआईज के। ये इलेक्ट्रिशियन शिफ्ट के लिए है, या फिर वो सभी जो ट्रेड होती है, शिफ्ट कह रहा हूँ मैं, जो सभी ट्रेड्स जिसमें सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उन सभी में ऐसा ही पेपर आएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन का। चाहे वो आपकी फिटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, या इनमें से दूसरी जो होती हैं ट्रेड्स, उनमें अगर ये सब्जेक्ट है तो उन सभी में ये क्वेश्चन पेपर सेम आएगा। जो इलेक्ट्रिशियन के लिए आएगा वही फिटर के लिए, और वही अदर ब्रांचेस के लिए, अगर ये सब्जेक्ट उनमें है तो। ठीक है, उस समय क्या होता था 2016 में, नेगेटिव मार्किंग होती थी 25% की, यानी कि 4 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कट जाता था। यानी कि अगर आपने 5 क्वेश्चन सही किए हैं और 4 गलत किए हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। यानी टोटल तो आपने 9 कर दिए, ठीक है, लेकिन 5 सही किए और 4 गलत किए तो आपके 4 नंबर आएंगे, यानी 5 में से 1 घट जाएगा। तो उस समय ऐसा होता था। अब क्या है, अब ये वाला जो है फंक्शन ये हटा दिया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग अब आईटीआई में नहीं है। अब आपको सिंपल सही है गलत है, अगर सही है तो टिक लगा दो, गलत है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर नहीं घटता। चलिए, तो हम ये जो आईटीआई का पेपर है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये है द वैल्यू ऑफ 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 10। तो इसका क्या आंसर आएगा, चलिए देख लेते हैं। हिंदी में यहाँ पर देख लिए, इंग्लिश में यहाँ पर। तो जैसे कि आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, x की पावर n अगर बेस क्लियर है, मतलब सेम है, यानी कि अगर मैं बोलूँ 2 की घात 3 गुना 2 की घात 4, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि ये है तो x की घात m प्लस n या n प्लस m, इस तरीके से लिखेंगे हम। यानी कि 2 जो आधार है ये अगर सेम है तो ये वर्क करता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ भाई 2 की घात 3 और 3 की घात 3, तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा, यानी ये फॉर्मूला वर्क तब नहीं करेगा। यानी कि 3 प्लस 4 यानी 2 की घात 7। तो इसी तरीके से ये वाला है 10 की घात -6 प्लस गुना 10 की घात 10, यानी कि ये हो जाएगा 10 की घात -6 प्लस 10। तो ये आएगा हमारा 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10 में से 6 गया क्योंकि माइनस तो यहाँ पर है ना, तो 10 की घात 4। तो हमारा जो ऑप्शन में आंसर है पहले वाला, ये क्लियर है। ओके, देखो जो आईटीआई के पेपर होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही डाउन लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है डाउन का आता है, इसमें मीडियम टाइप का आता है थोड़ा सा, समझ रहे हैं आप, मीडियम टाइप। ये इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने कहीं पढ़े ही नहीं होते हैं। जैसे कि मैं वर्कशॉप का इलेक्ट्रिशियन का एक क्वेश्चन आपको बताऊं, जैसे कि उसने पूछा था कि जो क्वेश्चन में 230 वोल्ट लिखा है, यानी कि 1000 वाट और 230 वोल्ट, तो वो पूछ रहा था कि ये जो 230 वोल्ट, ये मैंने कल ही कराया था, ठीक है, 230 वोल्ट जो ये वैल्यू है आपकी लिखी हुई है वैल्यू, ये कौन सी वैल्यू है, ये आरएमएस वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, या फिर ये एवरेज वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है। तो वोल्ट मीटर जो रीड पड़ता है, रीडिंग, ठीक है, वोल्ट मीटर जो रीडिंग पड़ता है वो पड़ता है आरएमएस वैल्यू। तो जो ये 230 वोल्ट लिखी होती है, ये आरएमएस वैल्यू लिखी होती है। अब क्वेश्चन एक ये उठता है कि भैया आरएमएस वैल्यू तो लिखी है, चलो ठीक है, हम मान गए। तो जब हमें शॉक लगता है, यानी कि हम किसी प्लग में किसी वायर को छू लेते हैं, तो क्या हमें ये वाली वैल्यू का करंट लगता है, यानी 230 वोल्ट का झटका हमें लगेगा? नहीं, हमें लगता है इसकी पीक से, यानी कि √2 इंटू आरएमएस, यानी ये 230, तो जाके हमारी आई मैक्सिमम, यानी ये पीक वाली निकलती है, ये वाली। तो अब आप इसकी गुना कर लेना, यानी 230 गुना 1.414, इसकी गुना करके जो आप निकालोगे ना, तो इससे हाइयर ही निकलेगी, वो हमें लगता है शॉक। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भैया हमें जो शॉक लगता है, अगर पूछता है तो कौन सा लगता है, हमें पीक का लगता है, क्योंकि जो एसी चलती है वो इस तरीके से चलती है, पीक यहाँ होती है, आरएमएस यहाँ होती है, एवरेज यहाँ होती है। तो हमें रीडिंग में आरएमएस मिलती है, लेकिन शॉक हमें पीक का लगता है। तो जो आईटीआई का जो लेवल है थोड़ा सा ही मॉडरेट है, यानी कि ये ना तो ज्यादा डाउन है और ना ही ज्यादा हाई है। ये क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी, ऐसा नहीं है कि ये टेक्नीशियन के लिए ही आएंगे, ये आपके जेई में भी आ सकते हैं, ठीक है, और हो सका तो एई में भी आ सकते हैं, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर में। तो चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 7, यानी निम्न में से जो ये समीकरण है, आप इनमें से कौन सी वैल्यू रखने पर 7 आना चाहिए। तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, तो आप ऑप्शंस के हिसाब से रख लीजिए। पहला आप रखोगे तो x = 3 और y = 1, यानी 3 और 2 × 2 5, तो 5 हो रहा, पहला काम नहीं किया। फिर x = 3, तो 3 रख लिया और 5 रखा y के बराबर, तो 5 दूनी 10 और 3 13, तो भैया ये भी बराबर नहीं हुआ। तीसरा
x की वैल्यू 3 यानी कि हमने रख लिया यहाँ पर 3, y की वैल्यू 2 गुना 2, 2 ये रखी ना हमने, तो ये क्या हो रहा है 2 दूनी 4 और ये 3, तो 4 3 7, यानी कि ये वाली संतुष्ट कर रही है इस समीकरण को, तो मैं रखूंगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही होल सॉल्व होते हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, तो आप इसमें वैल्यू, इस समीकरण में इनकी वैल्यू रखिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या है। तो चलिए x की घात 3 x की घात 3 यानी कि 3 की घात 3 माइनस x गुना, ये गुना में है, ठीक है, एक्स वाई 2 और प्लस y की घात 3, तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है भैया, ये आ रहा है 27 माइनस इन दोनों गुना करो तो 6 प्लस इस खोलो तो 8, तो कितना हो गया यहाँ पर भैया 27, 8 में से 6 गया तो 2, तो कितना हो गया टोटल भाई 29, तो 29 हमारा आंसर होना चाहिए, यानी कि 29 इज करेक्ट आंसर। A रेशो B ये है, B रेशो C ये है, तो आपसे उसने पूछा A रेशो C यानी कि A का और C का क्या रेशो है। मैं इसके आपको 2 मेथड बता देता हूँ, जो आपको पसंद आए, जो आपको याद आ जाए आप वो कर लेना। चलिए A रेशो B इधर से देख लेते हैं अब हम, ठीक है, A रेशो B इसने आपको दे रखा है 2 3, B रेशो C इसने दे रखा है आपको 4:5, आपसे पूछा A रेशो C। तो एक तरीका तो ये होता है भैया, देखो जब रेशो में होता है ना अनुपात में, तो हम क्या करते हैं A बटे B बराबर 2/3, यानी कि अगर जिसको हमने ऊपर रखा उधर इसको भी ऊपर रखेंगे। अगर मैं B बटे A करता तो मैं यहाँ पे 3/2 करता, क्लियर है। चलिए B बटे C बराबर 4/5, हमें क्या रेशो चाहिए A, तो A ऊपर रखो भैया, A की वैल्यू रख दो यहाँ से और यहाँ पर C की वैल्यू रख दो। तो A की वैल्यू निकालनी इजी है, कैसे भैया, B को यहाँ भेजो तो B यहाँ आ गया, यहाँ से हटा दो, तो A बराबर तो हो गया 2B/3, C बराबर क्या होगा, C को यहाँ भेजो, 4 को यहाँ भेजो, 5 को यहाँ भेजो, यानी कि 5B/4 बराबर C। तो अब A रेशो C, तो क्या रखोगे आप, ये वाला पूरा 2B/3 रेशो 5B/4, तो इसको सॉल्व करो, यानी बटे में कर लोगे तो 2B/3 बटे 5B/4, तो B से B कैंसिल आउट, क्या बच रहा है। अगर आप इसको वैसे सॉल्व करना चाहते हैं इसी तरीके से, तो ये आ जाएगा 2/3 गुना 4/5, यानी 4 दूनी 8 और 5 दिया 15, यानी 8:15, क्लियर है। तो हमारे पास ऑप्शन में मिल रहा है ना भाई, पहले वाला ऑप्शन में, तो क्लियर है 8:15 हमारा ऑप्शन सही है। अगर आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ उससे क्लियर एकदम सटीक आंसर आएगा, तो आप एकदम टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन में आपको वो आपका जो आंसर निकला वो मिलेगा। लेकिन अगर आपने माइंड में पहले से सेट नहीं किया कि मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूँ, या आप ये सोच रहे हो पहले मैं ये कर लेता हूँ मेथड, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, तो ऑप्शन में आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका मेथड ही सटीक है, आपने पहले ही माइंड में तैयार कर लिया कि भैया मैं इस मेथड से इसको निकाल सकता हूँ, तो वो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा ही आएगा, और आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो एग्जाम्स आ रहे हैं, जो हो रहे हैं, उसमें आपको टाइम मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। आपको 100 मिनट में 120 क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है, उससे भी बहुत ही कम मिल रहा है। तो आपका माइंड इतना तेज प्रिपेयर होना चाहिए आज के टाइम में कि जो ऑप्शन में आ रहा है ना, जो आपका आंसर आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो दूसरा जो मेथड था इसका मैं बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना होता है उसमें सिंपल लिखना है आपको A रेशो B रेशो C। A रेशो B कितना है भैया 2:3, 2:3। B रेशो C कितना है, यानी B रेशो B के नीचे लिखूंगा ना B का, तो यहाँ लिख देते हैं B, और C यहाँ लिख देते हैं 5। अब खाली जगह बच गई, देखो कहाँ बची खाली, एक जगह बच गई यहाँ पे खाली, एक जगह बच गई यहाँ पे खाली, तो इनके साइड वाले को खिसका दो, तो ये 3 ही तो खिसकेगा इधर, ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ साइड वाला, तो ये 3 मैंने यहाँ कर दिया, ये 4 मैंने यहाँ कर दिया। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, यानी कि गुना, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। A रेशो C, तो A का ये था, C का ये था, यानी 8:15। अगर आप कहते भैया इसको संतुष्ट करो, क्या ये सही भी करता है, तो मैं कर देता B रेशो C। B रेशो C क्या है, यहाँ पे B है 12, C है 15, लेकिन वहां पे क्या दे रखा है, देखो B रेशो C यहाँ पे क्या दे रखा है 4:5। तो क्या ये 4:5 है, हाँ जी। कैसे, 3 से भाग दो, तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, क्लियर है ना। अगर आप A रेशो B चाहते हो तो बिल्कुल क्लियर आएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2:3, क्लियर है ना। तो बस इस तरीके से आपको आंसर्स निकालने हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस, यानी कि जो उसका परिधि है, टू डायमीटर फॉर एनी सर्कल। अब आप इसको हिंदी में देख लो, किसी वृत्त के लिए परिधि का व्यास के साथ अनुपात, यानी ये कह रहा है कोई वृत्त है,
अब वृत्त तो आपको पता है कैसा होता है, ठीक है। परिधि, ये परिधि है 2 पाई आर, और व्यास यानी ये होता है व्यास, केंद्र से जो जाता है, ठीक है। अगर केंद्र से नहीं जाता है कोई ऐसा तो ये जीवा है, ये व्यास है। व्यास क्या होता है भैया, ये आर है, ये आर है, और ये पूरा डी है, कैपिटल डी मान लो। तो ये डी क्या होता है भैया 2r, यानी डी बराबर क्या होता है 2r। तो इसने क्या बोला कि आपका वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या निकलेगा, तो परिधि लिख ली, अनुपात यानी बटे, बटे में क्या आएगा 2r लिख सकते हो ना, क्योंकि सेम वैल्यूज जब दिखेंगी आपको, अगर मैं यहाँ डी लिख दूं चलो कि भैया 2 पाई r बटे डी, तो क्या कटेगा, कुछ भी नहीं कट रहा है यहाँ पे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो हम इस तरीके की वैल्यू रखते हैं कि भैया 2r, तो 2r लिख दो, क्योंकि डी बराबर 2r ही तो है। तो r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है, तो होती है 3.14, या फिर होती है इसकी वैल्यू 22/7। तो आप में से देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्या 3.14 दिख रहा है, नहीं, किसी में नहीं दिख रहा है, 22/7 तो सही है हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। यहाँ पर 6 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर कमरे की पुताई कराने की लागत क्या होगी यदि पुताई की दर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, जबकि कमरे की सभी 4 दीवारों तथा छत की पुताई कराई जानी है। तो इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। तो कहने का सिंपल मतलब है कि भैया ये कह रहा है कमरा, और कमरा कैसा होता है आपको पता है, तो वर्ग के घन के आकार का होगा या फिर घनाभ के, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसको कि भाई घनाभ हो सकता है। क्यों होगा घनाभ, क्योंकि जो इसने दे रखी है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो किस हिसाब की है, वो सेम नहीं है, तो ये घन नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा घनाभ। तो मान लीजिए इस तरीके का आपका कमरा है घनाभ, क्यूबॉइड, ओके, एक होता क्यूब और एक होता क्यूबॉइड। क्लियर है। तो इसने क्या बोला कि भैया 4 दीवारें, यानी कि एक दीवार ये होगी, एक दीवार इसके सामने की 2 नंबर की, एक मेरी तरफ की है ये 3 नंबर की, और एक वो दूसरी तरफ की कागज की तरफ की नीचे की तरफ की 4 नंबर की, ठीक है। एक ऊपर क्या भैया, ये तो है आपकी छत, और एक नीचे वाली क्या होती है, ये है आपका जो फर्श होता है। तो इसने कहा कि भाई फर्श पे नहीं करनी, कैंसिल करो फर्श को, बाकी जो 5 दीवार है ना, इन पे करनी है पुताई। क्या करनी है, पुताई करनी है, यानी रंग करना है। तो रंग करने के लिए क्या करेगा भैया, इसने क्या बोला प्रति स्क्वायर फीट मीटर, यानी कि आपको पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप समझ गए कि पहले इसका पूरे का क्षेत्रफल निकालो जितना इसने बोला, और उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, जो इसने रेट दे रखा है 100 रुपए पर मीटर स्क्वायर। चलिए, तो पूरा का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो क्या है, देखो भाई घनाभ का जो पूर्ण क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 LB BH एंड LH। तो मैं क्या लिख देता हूं कि भैया 6 गुना 5 प्लस 5 गुना 3 प्लस 3 गुना 6, ये तो हो गया इसका पूरे का, यानी कि 6 की 6 फलकों का, लेकिन एक फलक माइनस करनी है ना, तो एक फलक माइनस करेंगे। अभी कैसे करेंगे, देखो पहले इसको निकाल लेते हैं हम, 2 अंदर रखते हैं, 6 पंजे 30 प्लस 5 तिया 15 प्लस 18। अभी एक माइनस है, कौन सी, नीचे वाली, उसको भी देखेंगे कैसे करेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका 30 और 10 40 45, ये हो गया आपका 45, 55 50 3 53। क्लियर है। इसकी गुना कर दो, 3 दूनी 6 5 दूनी 10। अब इसमें से आपको माइनस करना है कौन से वाला, नीचे वाला, यानी ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई, क्योंकि ऊंचाई तो ये है, तो लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, क्योंकि लंबाई तो बड़ी होगी ना और चौड़ाई उससे छोटी होगी। तो 5 गुना 6 यानी 30, यानी अगर आप 106 माइनस 30 करते हैं तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 76। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर गलत हो गया 30 40 5 45, 45 में 18 आप जोड़ लीजिए, 8 5 13 हो गया, ठीक है, और 4 5 6 63 कहाँ है दिमाग हमारा, 63। तो 63 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 6 गुना 5, ये 6 गुना 5 इसलिए क्योंकि नीचे का हमें हटाना है। तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 माइनस 30, तो हमारा जो आ रहा है ये 6 का 6 और 12 में से 3 गया तो 9, 96। तो 96 मीटर स्क्वायर आया हमारा टोटल एरिया। इसको अब मल्टीप्लाई कर दो पैसों से, कितने पैसे हैं, 100 रुपए, तो कितना आ गया 9600 रुपीज। तो 9600 रुपीज क्या ऑप्शन में है हमारे पास, जी हाँ 9600। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, अगर ये इसी तरीके का आपको घन दे दे, ठीक है, या और भी कुछ और चीज दे दे, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आपको कहीं पर भी, ठीक है, ये गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये पूछे जाते हैं भी हैं। ओके, तो आपको इसी तरीके से यूज करना है, तरीका यही है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ही निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा।
तो फॉर्मूलाज याद करने बहुत जरूरी हैं, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, याद करना, ठीक है। 4 मिलीमीटर त्रिज्या वाली स्टील की गेंद को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाली गेंद बनाई जा सकती है। कितनी गेंद बनाई जा सकती है, ये पूछ रहा है कितनी में, ठीक है। तो स्टील की बॉल है, उसकी रेडियस आपको बता दी है, और वो बता रहा है कि अगर हम एक नई बॉल बनाएं, यानी उसमें से एक नई बॉल बनाए तो ऐसी ऐसी कितनी बॉलें बनेंगी। ओके चलिए, तो पहली जो बॉल है, बड़ी वाली बॉल है, ठीक है, बॉल है ये इसकी त्रिज्या है 4 mm की, छोटी बॉल की त्रिज्या है 1 mm की। तो भैया बड़ी में से छोटी जब हम बना रहे हैं तो काफी सारी बन सकती हैं, ठीक है। इसको मैं एग्जांपल से ऐसे समझाता हूं कि हमारे पास क्या है, मैं इसको एक नए पेपर से समझा लेता हूं। यह है बड़ी बॉल 4 mm त्रिज्या, छोटी बॉल 1 mm त्रिज्या, 1 mm त्रिज्या की है ये। अब मैं बोलता हूं आपको, देखो मेरे पास है 500 किलो चावल, अब मैं 25 किलो का एक बोरा बनाना चाह रहा हूँ भाई, 25 किलो का एक बोरा बनाना चाह रहा हूँ, तो 500 किलो का कितना बनेगा, 1/25 गुना 500, यानी कि 25 दूनी 50, यानी 20 बोरे बन जाएंगे। क्लियर है ना। तो यानी कि मैंने क्या किया, इस 500 को, इस पूरे वाले को मैंने उस छोटे वाले बोरे से भाग दे दिया, यानी कि मैंने इस छोटे वाले 25 से भाग दे दिया, जो कि 25 दूनी 50, यानी कि 20 बोरे बनेंगे मेरे। अगर मैं बात करूं तो मैं इसमें क्या करता हूं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत बार आते हैं कि भैया हमने एक घन लिया है, उसको हमने इतनी भुजाओं वाले घन में बांटना है, तो जो कितने घन बनेंगे, किस हिसाब से बनेंगे, या मैंने ये गोला लिया या मैंने बेलन लिया, उसको मैंने उसमें करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो इस पूरे का जो हमारा आयतन है वो कांस्टेंट है ना, आयतन तो नहीं बदलेगा ना, ठीक है। क्षेत्रफल तो बदल भी सकता है, इससे हमने इससे क्षेत्रफल किया, लेकिन मैं आयतन की बात कर रहा हूँ, वी आयतन, तो मैं इसका आयतन निकाल लेता हूँ। तो भैया इसका आयतन निकल जाएगा, मान लो कैपिटल एक्स, और इसका आयतन कितना है, मान लो स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स। तो जो मैं भाग दे के निकालूंगा वो उसकी संख्या आएगी। तो मैं इसका आयतन निकालता हूँ। आपको पता है गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और छोटे गोले का क्या होगा, 4/3 पाई आर छोटा क्यूब, मतलब पाई आर क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या है भैया, इसकी है 1/3, इसकी है 4/3। तो इस पूरे से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 4/3 64 होता है, और 1/3 1 ही होता है। तो इसको अगर आप भाग दोगे तो 64 ही आएगा। तो हमारा आंसर 64 होना सही है। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं अब, ठीक है। देखो मैं थोड़ा लेंथी हो जाती है वीडियो, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा तेज करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ लेना कि कैसे करा रहा हूँ। समझाना मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समझेंगे ही नहीं तो अगली बार आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि श्रेणी ये दे रखी है और अगली संख्या इसने आपसे पूछी है, यानी विच विल बी द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म क्या होगा। अगर आप 24, 18, 13 और 9, तो आपको क्या करना होगा, इनके बीच का गैप देखते हैं सबसे पहले तो कि कितना कितना गैप आ रहा है। तो भैया 24 और 18 के बीच में कितना का गैप आ रहा है, 18 2 20 और 4 6। 18 और 13 के बीच में कितने का आ रहा है, तो 5, क्योंकि ठीक है। और 9 और 13 के बीच में गैप आ रहा है 4 का, यानी कि 6 5 4। तो यहाँ कितना गैप होना चाहिए, इसके 3 होना चाहिए। अगर हम चल रहे हैं तो तरीके से तो चलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 का गैप होना चाहिए। तो 9 में से 3 घटाओ तो कितना आता है, 6। तो क्या ऑप्शन में 6 है, बस क्या है, बस क्लियर। तो कभी कभी इतने छोटे वाले क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ही ज्यादा, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है रीजनिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई इतनी है, समकोण त्रिभुज, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए समकोण त्रिभुज कैसा होता है। चलिए तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ही बना लेते हैं हम, कैसा होता है। तो समकोण त्रिभुज यानी कि जिसमें एक तो हो कोण 90 डिग्री का, और ये है उसका विकर्ण। तो भैया ये मान लेते हैं हम आधार, ये है इसका लंब, और ये है कर्ण। क्लियर है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, आपको डेफिनेटली पता है, यही होती है भैया, कर्ण। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा इसने बता दिया आपको। उससे जुड़ी हुई एक रेखा की लंबाई जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तो उससे जुड़ी हुई दूसरी रेखा की लंबाई, इंग्लिश में आप खुद पढ़ते रहना, एक रेखा, इससे जुड़ी हुई एक रेखा, चाहे आप ये मान लीजिए चाहे ये मान लीजिए। तो मान लो मैं ये मान लेता हूँ 8, अगर आप ये भी मानोगे ना कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने ये वाली पूछी, तो सिंपल सी है पाइथागोरस पर में, भैया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है 10,
आधार क्या है हमें पता नहीं है, लिख देते हैं हम आधार का स्क्वायर, और लंब है हमारा 8, तो ये क्या हो गया 100, इधर से खोलोगे तो 64, तो 64 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये आधार है, आधार का स्क्वायर लिख लेते हैं हम, तो 64 में 100 में से 64 गए तो 36, अब आधार की घात इधर भेजते हैं तो रूट ये हो गया, और ये इसका आधार का आंसर आ गया 6। तो हमारे पास कोई आंसर है 6 में, ठीक है, ये वाला हो ना बी। अब आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है इनमें से क्या आएगा, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके का होता तो और भी बेटर था, अगर ये कुछ इस तरीके का देता तो, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये, हम लिख लेते हैं a प्लस बी की घात 2 माइनस a माइनस बी की घात 2। तो इसको खोलना पड़ता है हमें, कैसे खोलते हैं, देखो a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 माइनस, ये माइनस है ना। अभी क्या करूंगा, अगर मैं इसको माइनस को लिखूंगा इसके साथ, तो अभी मैं ऐसे कर देता हूँ, a की घात 2 माइनस 2ab प्लस b की घात 2। अभी ये माइनस बाहर ही है, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर ही करते हैं, मैंने एक ब्रैकेट ऐसा सोचा है, ठीक है। अगर मैं खाली इसको ऐसे लिख दूं तो खाली ये कट पाएगा, क्लियर है, खाली ये कट पाएगा, जिससे कि हमारा आंसर जो ऑप्शंस में है वो नहीं मिलेगा। ऑप्शंस में जो आंसर है उसके लिए हमें क्या करना होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इस माइनस को अंदर भेजता हूं तो प्लस वाले सब माइनस और माइनस वाले सब प्लस, तो ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया। तो क्या क्या कटेगा, देखो a से ये एक कैंसिल, ये b से ये वाला भी कैंसिल, तो बचता क्या है प्लस का ये और प्लस का, यानी कि 4ab। तो हमारा आंसर होना चाहिए 4ab, ठीक है। तो ये वाला चौथे वाला आंसर हमारा सही है। द जर्नल फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का साधारण रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का साधारण रूप होता है भैया ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर आपके पास ऐसा कुछ दिखा रखा है यहाँ पर तो क्लियर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर अगर आप इनको जोड़ोगे तो a प्लस बी एक्स प्लस सी नहीं बैठ रहा, a की घात 2 b की घात 2, तो इस हिसाब से तो कोई सा भी नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर हम b पे ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखा रखा है कि a की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी कि मिस प्रिंटिंग हो गई, यानी उसने खाली a स्क्वायर लिख दिया, x लिखना भूल गया, तो मिस प्रिंटिंग हो गई। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई सवाल आता है तो हमें अपना दिमाग लगाकर ऑप्शन सही वाला ही करना होता है, जो उससे बिल्कुल मिलता जुलता हो। चलिए साइन 45 बटे ये आपको पूरी वैल्यू दी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी है, हिंदी में देखने की तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में भी सेम ही होगा। तो आपको वैल्यू बतानी है। देखो भैया आपको पता है कि अगर मैं लिखता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये अगर आपको पता है तो आप 1 कहाँ लिखोगे, इस पूरे की जगह, तो ये पूरा क्या है ये वाला है, तो ठीक है, तो आप यहाँ पे पूरे के नीचे लिख दो 1, तो साइन 45 बटे 1 मैं लिख देता हूँ, साइन 45 डिग्री बटे 1, डिग्री उसने मिस कर दिया। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 बटे 1, तो अगर आप इसको भाग भी करोगे तो क्या आएगा 1/√2, तो हमारे पास ऑप्शन में है 1/√2। जी हाँ ये वाला है हमारे पास, पहले वाला ऑप्शन में हमारा 1/√2 है। चलिए इसके बाद मैं इधर हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, ऊष्मा वह परिवर्तनशील ऊर्जा है जो डैश की परिशुद्धता के आधार पर प्रवाहित होती है। हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिशन विच फ्लो बाय वर्चुअल ऑफ, यानी कि किसके थ्रू बहती है ये पूछ रहा है, देखना पड़ता है। और कभी कभी हिंदी में अगर हमें समझ में ना आए तो इंग्लिश में देखना पड़ता है, तो दोनों ही लेकर चला करो, ठीक है, लेकिन पढ़ने की स्पीड भी तेज होनी चाहिए उस हिसाब से। चलिए तो ऊर्जा वह परिवर्तनशील ऊष्मा वह, ऊष्मा की बात की है, तो ऊष्मा कैसे बहती है, क्या वो गुरुत्व के यानी कि ग्रेविटी की वजह से बहती है, या ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, या फिर ये टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में पर अगर टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर डिफरेंस मीन्स एक गर्म है एक ठंडी है, क्या उस वजह से बहती है, घनत्व की अंतराल की वजह से है, यानी ये गाढ़ी है और एक ज्यादा गाढ़ी नहीं है, तो ये बहती है आपके तापमान की अंतराल के वजह से। तो अगर एक आप बात करते हैं कमरे की, मैं आपको आपके कमरे के हिसाब से बताता हूँ, और उसमें मैंने रख दिया 1 कप चाय का, ठीक है, तो इसमें से जो गर्माहट निकलती है ये कमरे में जाती है, क्योंकि कमरे का टेम्परेचर जो होता है ये मान लीजिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर मान लीजिए आपका 75 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये जो होगी एनर्जी ये टेम्परेचर के हिसाब से होती है। अगर मैं बोलूं कि भैया मैंने यहाँ पर जला रखी है कमरे के अंदर हीटर, और 75 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका भी है और कप का भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड ही तापमान है दोनों का,
यानी कि आपके अंदर जो चाय है उसका, तो क्या ये ठंडी होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों होगी ठंडी? क्योंकि सेम ही तो टेम्परेचर है, तो ठंडी होने का कोई मतलब नहीं है। तो टेम्परेचर में अगर डिफरेंस है, एक कम है एक ज्यादा है, तो ही जो उष्मा है गर्म से ठंडे की ओर बहती है। ध्यान रखना, गर्म से ठंडे की ओर बहती है और ठंडे से गर्म की ओर नहीं, ठीक है। तो दोनों का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका 26 हो जाएगा, इसका थोड़ा और कम हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो ऐसे होता है, दो जो वस्तु होती हैं उनका इसी तरीके से होता है। अगर आपने दो वस्तु को साथ में रख दिया, इसका 35 था, इसका 40 था, तो इसका लगभग अगर अंत में बात की जाए तो इसका हो जाएगा मान लीजिए 37 और इसका भी 37, दोनों का। अगर ये एनर्जी लेगी तो लेनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि इसके पास ज्यादा है। तो इस तरीके का हिसाब किताब चलता है। तो चलिए, फाइंड द ऑड वन। इसमें से आपको विषम चूज करना है कि भैया कौन सा असंगत है। त्वरण, संवहन, चालन और विकिरण। चालन, भैया चालन, विकिरण और संवहन जो हैं ये तापमान, ठीक है, यानी कि ऊष्मा के बहने के तरीके हैं। चालन जो कि आपका सॉलिड में होता है, ठीक है, अणुओं के थ्रू ही होता है जो, ठीक है। संवहन जो कि पानी में होता है, एक अणु एनर्जी लेके जाता है तो दूसरा उधर से आ जाता है। विकिरण यानी कि जो सूर्य से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है धरती तक, ठीक है, वो विकिरण के थ्रू ही आ रही है। लेकिन त्वरण, त्वरण हमारे पास ऐसा नहीं है इन तीनों में से भी, तो त्वरण डिफरेंट है। तो हमारा ऑप्शन 14 का क यानी कि पहले वाला होगा। 15वां जो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15, ये देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजरमेंट यानी टेम्परेचर को नापने के लिए हम इनमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं? तो थर्मिस्टर, गीजर, पायरोमीटर और थर्मामीटर। तो आप देख सकते हैं भैया, थर्मिस्टर, पायरोमीटर बहुत हाई के लिए होता है, थर्मोमीटर भी हम टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं, थर्मिस्टर का भी, लेकिन गीजर हम पानी को गर्म करने के लिए करता है। तो ये क्या है? ये इनमें से नॉट यूज्ड यानी कि तापमान को नापने के लिए नहीं यूज किया जाता। विच इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये तो इसमें सेम ही चीजें दे दी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ही डिफरेंट हो रहा है, तो नन ऑफ दिस हो गया इसका आंसर, ठीक है। या स्टैंडर्ड फॉर टेम्परेचर, तो हम पानी को वैसे लेते हैं, लेकिन इनमें से कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है। इस बार एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लेना, आपके हिसाब से जो आंसर फिर सही निकले वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो इन अ सर्किट ड्यू टू, तो बच्चे ने आंसर लगा रखा है थर्मल कंडक्टिविटी, बट ऐसा नहीं होता है। परिपथ में जो विद्युत प्रवाह का कारण होता है वो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कैसे होता है, चलिए इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ये ऊंचाई में एक डैम बना हुआ है और ये नीचा है थोड़ा सा, यहाँ से मैंने एक टनल बना दी है, गुफा, तो पानी किधर से जाएगा? ऊंचाई से नीचे की तरफ तो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना कि नीचे से पानी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स ये होता है कि एक बॉडी के ऊपर मान लीजिए 5 वोल्ट चार्ज है और एक बॉडी के पास 3 वोल्ट चार्ज है, तो 5 वोल्ट से 3 वोल्ट की तरफ जो है आवेश बहेगा और उसको हम बोलते हैं धारा, यानी कि करंट बहना। और जब ये बॉडी भी 3 वोल्ट, मान लीजिए इसने अपने 5 वोल्ट में से 1 वोल्ट इसको दिया, तो इसको क्या हो गया भैया? ये 4 वोल्ट। जब इसने दिया तो ये क्या होगा? 4 वोल्ट। अब सेम पोटेंशियल हो गया, दोनों बराबर, तो करंट नहीं बहेगी। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है, विभवांतर बना हुआ है, तब तक ही करंट बहेगी, अदरवाइज नहीं बहती, ठीक है। जैसे कहते हैं ना मैम कि भाई बैटरी 12 वोल्ट की है, तो 12 वोल्ट मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल पर मान लीजिए 12 वोल्ट है और नेगेटिव टर्मिनल पर 0 वोल्ट है। और जब खत्म होने की बात होती है, यानी कि इसने सारा आवेश अपना इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया है, यानी कि ये और ये सेम हो गई। चाहे अब मान लीजिए आप ये भी 1 वोल्ट है और ये भी 1 वोल्ट है, आप ऐसा मान सकते हैं, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये भी 12 वोल्ट है और ये भी 12 वोल्ट है। क्लियर है ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने पर करंट नहीं बहती। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, तो इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, ठीक है। लेवल डिफरेंस नहीं होता, विस्कोसिटी नहीं होता, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं होता है। थर्मल कंडक्टिविटी तब होता है जब तापमान कम अधिक से ज्यादा बहता है ना, अधिक से कम की तरफ बहता है, तो तापमान इसकी वजह से बहता है, तो वो अलग चीज होती है। चलिए, वोल्टेज V इन अ सर्किट, ओम लो पड़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, ये क्लियर है, V इज इक्वल टू आई आर, तो हमारे पास ये वाला है। व्हेन 2 रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, रिजल्टिंग रेजिस्टेंस, समांतर में क्रम में है तो 4 + 6 कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 10, लेकिन पैरेलल है तो क्या करोगे? 1/4 + 1/6, तो क्या हो जाएगा? 6 + 4/6 = 24, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 10/24, तो ये आंसर नहीं है। आंसर आएगा इसके ऑपोजिट करने पे, क्योंकि ये RTH है, तो इसको उल्टा कर दो तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, 24/10, यानी 2.4 हमारा ओम आंसर आना चाहिए। चलिए, ये भी सही है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
0.001 एम्पियर इज इक्वल टू, मिली एम्पियर में दे रखा है सब कुछ, तो इसको मिली में कर दो बस आप। मिली में करने के लिए क्या करते हैं आप, 1000 से भाग दे देते हैं, सॉरी 1000 से गुना करते हैं, गुना, ठीक है, गुना कर देते हैं 1000 से। अगर हमें इसको मिली एम्पियर से किलो एम्पियर में करना तो भाग देते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हमारे पास 0.001 जो है क्वेश्चन में, तो यहाँ से हटाइए तो कितने जीरो आएंगे, नीचे आएंगे जी 3 जीरो। तो क्या करेंगे हम 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गए, तो कितना हो गया 1 मिली एम्पियर। तो हमारे पास अगर कहीं ऑप्शन में आ रहा है 1 मिली एम्पियर, ठीक है, तो हमारे पास 1 मिली एम्पियर ये वाला हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके तो ये कुछ ऐसे ऐसे छोटे, मतलब बहुत ही ये बेसिक वाला क्वेश्चन है और बच्चे इसको भी सही नहीं करके आ पाते, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता ही नहीं है कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। हम इसको और भी छोटा कर रहे हैं। छोटा करने का मतलब है ये बड़े साइज में हो जाएगा, यानी इसका आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और जब बड़ा हो जाएगा तो आप देख लीजिए, जब मैंने गुना किया था 1000 से, तो इसके 3 जीरो ने उसको 3 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया था, तो हमारा 1 आया था, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में कर रहे हैं तो भाग करते हैं, अगर छोटी मात्रा में कर रहे हैं तो गुना करते हैं। बस इस आप एक कॉन्सेप्ट को, इस मेथड को याद रखना। बैटरीज प्रोड्यूस, बैटरी आपको पता ही है भैया डीसी बनाती है, बनाती मतलब क्या है, देती है हमें, क्योंकि हम डीसी से ही उसको चार्ज करते हैं, एसी नहीं करती, वाटर थोड़ा ना देती है बैटरी, रेजिस्टेंस भी नहीं देती है बैटरी। 1 हाउस पावर इन एसआई यूनिट इज, तो 1 हाउस पावर सिंपल सी चीज है, एक हाउस पावर में 740 वाट होते हैं, क्लियर है। तो 740 दे रखा है यहाँ पे, जी हाँ 740 दे रखा है, लेकिन पॉइंट में, लेकिन किलो वाट है ना। तो अगर मैं आपको यही बात, वही वाली बात आ गई ना पिछले वाले क्वेश्चन वाली, अब मैंने इस वाट को क्या करना है, किलो में करना, बड़ी यूनिट में, यूनिट बड़ी करनी है। जब यूनिट बड़ी करनी है तो भाग दो ना, किससे, 1000 से देंगे ना, तब किलो में होगा। और अगर मुझे मेगा में करना था तो 10 की घात 6 से करता, ठीक है। तो ये जो 3 जीरो हटाऊंगा तो 0.3 इधर लेके आऊंगा, तो 0.746 किलोवाट। चलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीवर, चलिए हिंदी का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा लीवर नहीं है, हिंदी में आप लिख देंगे ना, निम्न में से एक लीवर नहीं है। लीवर, लीवर क्या होता है, जैसे कि 3 तरीके के लीवर होते हैं, तो मैं आपको एक लीवर बता देता हूँ। देखो जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर को मुझे क्या करना है, यहाँ से हटाना है। अगर मैं अपने हाथों से, एक आदमी हाथों से खड़े होके क्या करता है, इसको फोर्स लगाता है, ठीक है। एक ये तरीका, एक ये होता है कि ये पत्थर रखा हुआ है, इस पत्थर में मैंने क्या किया कि एक मैंने रॉड ली लोहे की, ठीक है, लोहे की पतली सी रॉड, उसको मैंने पकड़ रखा है यहाँ पे हाथों से अपने। ओके, ये भाई कोई आदमी है, दोनों हाथों से पकड़ लिया इसको, ये आदमी का जैसा भी आदमी, लेकिन ये इसको अब इसको धक्का देगा, लेकिन कैसे देगा इसको धक्का, ये क्या करेगा, यहाँ पर एक पत्थर भी होगा छोटा सा, चाहे ईंट का आप टुकड़ा ले लीजिए, उसके ऊपर रख कर आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाई। जब फोर्स लगाई तो ये एक लीवर का काम कर रहा है, ये चीज, दिस इज द लीवर। ये आपने फोर्स लगाई है इधर को, जिसको हम बोलते हैं प्रयास, ठीक है, इफर्ट, इफर्ट इसको बोलते हैं। ये हमारा आ गया है, ये जो हमने इसका सपोर्ट लिया ना, ये वाला, ठीक है, ये एक सपोर्ट हो गया, सॉरी ये सपोर्ट यहाँ से नहीं लिया हमने, सपोर्ट लिया है यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हम फलक्रम, ठीक है, FUL, इसकी स्पेलिंग देख लेना, इसको हम बोलते हैं आलम्ब हिंदी में। ओके लोड, ये है हमारा लोड, LOAD लोड, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो लीवर्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं कि आपका जो फोर्स लग रहा है, यानी कि आप जो इफर्ट लगा रहे हैं वो कहाँ है, क्या इफर्ट बीच में है, यानी लोड यहाँ होगा फिर, और इफर्ट बीच में हो गया तो आलम्ब यहाँ पर होगा, फलक्रम अलग जगह पे होगा। क्या इफर्ट साइड में है और फलक्रम कहाँ है, तो इस हिसाब से 3 क्लासेस हो जाती हैं। ओके, इसको मैंने कुछ इसी तरीके से याद रखा हुआ अपने चैनल के नाम के हिसाब से। कैसे, देखिए FEP, ई मैंने इस तरीके से कर दिया, वैसे तो ई ऐसे होता है ना, तो एफ से होता है जो हमारा हो गया फलक्रम। अगर फलक्रम हमारा बीच में है, ये बीच की बात कर रहा हूं मैं, अगर फलक्रम बीच में है तो एक तरफ तो प्रयास होगा P, और एक तरफ हमारा क्या होगा, वेट, भार, ठीक है। तो ये फलक्रम है, फलक्रम यानी जिसपे सपोर्ट लेते हैं, तो ये फर्स्ट क्लास हो गई। अगर हमारा वेट बीच में है, यानी कि वेट बीच में है, अब फलक्रम चाहे इधर हो और प्रयास चाहे इधर हो, कहीं पे भी जैसा भी हो, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लास का लीवर। अगर मैं बात कर रहा हूँ प्रयास, अगर मैं प्रयास बीच में रखता हूँ, फलक्रम और जो हमारा है वेट अलग कहीं भी हो सकता है, ये दोनों एक्सचेंज हो सकती हैं, तो ये थर्ड क्लास का हो गया। तो इस तरीके से 3 क्लासेस के लीवर हो जाते हैं। आप इसको पढ़ना, अच्छे से समझ में आएगा। ओके, रेलवे में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो जो ये पूछ रहा है कि भैया जो लीवर है,
ये इनमें से इस टाइप का कोई लीवर तो नहीं है, यानी कि जिसमें ये तीनों चीजें होती हैं वो लीवर है, किसी भी टाइप का हो। तो देखो भैया, सीजर, सीजर यानी कि कैंची, कैंची की इसने बात की, तो कैंची किस टाइप की होती है? देखो कैंची को जब हम हाथों में पकड़ते हैं तो एक बीच में नट होता है, एक उसका जो काटने का ये होता है और एक काटने का ये होता है, मान लीजिए जैसे भी कैंची है, ठीक है। ये अंगूठे फंसाने की कोई जगह है, ये बता, ठीक है, ये अंगूठे फंसाने की जगह है, ये भी अंगूठे फंसाने के बीच में जगह है। तो इस हिसाब से तो ये भैया बीच में जो हो गया सपोर्ट हो गया, ये फलक्रम हो गया, हम प्रयास यहाँ कर रहे हैं और लोड यहाँ होगा, समझ रहे हो? तो ये तो हमारा है भाई लीवर में आ गया। दूसरा कह रहा है सीसो, सीसो देखो क्या होता है, सीसो हमारा होता है बच्चों के झूलने का एक वो जो एक खेल का होता है ना, तो यहाँ पर बीच में एक साफ्ट लगी होती है, यहाँ पर बच्चा बैठा होता है, ठीक है, यहाँ पे भी बच्चा बैठा है। तो भैया यहाँ पर भी क्या है, फलक्रम बीच में है, लोड भी है इधर भी है। तो अगर ये अपने से नीचे गिरेगा यानी प्रयास यहाँ करेगा तो लोड ऊपर जा रहा है ये, तो ये भी एक क्या है, हमारा लीवर है। बेल क्रैंक, बेल क्रैंक थोड़ी इस तरीके से बनी होती है, एक जगह पर वो जॉइंट होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके की होती है वो, यहाँ पर एक पॉइंट होता है और यहाँ पर भी एक, ये फिक्स है। अब मैं अगर इसको इधर से खींचूंगा तो ये फिक्स है लेकिन ये ऊपर उठ जाएगा, अगर मैं इसको इधर से खींचूंगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, ये फिक्स है, इस पॉइंट पर उठेगा, ठीक है। तो ये भी एक लीवर हो गया। लेकिन चाकू, चाकू की अगर बात की जाए, चाकू मैं वैसे सही बना सकता हूँ चाकू तो, हाँ सही बनाया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, चलो चाकू तो बनाना आ गया हमें। तो ये जो चाकू है ये क्या होता है, इसको हमने हाथ में पकड़ा और काटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाकू की बात करें तो अगर हम चाकू को किसी एंगल पर, यानी कि जैसे सब्जी है, अगर मैं इस एंगल पर रखकर काटता हूँ ना, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये लीवर है। लेकिन अगर ये सिंपल चाकू की बात करता है तो ये लीवर नहीं है। अगर इस तरीके से बात करता है तो लीवर है। कैसे? क्योंकि लोड बीच में आ गया, इफर्ट मैं यहाँ से लगा रहा हूँ और मुझे फलक्रम कहाँ मिला, यानी कि ये जो आलम मिला वो ये मिला, तो इस तरीके से तो ये लीवर है चाकू। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि हाँ भैया ऐसे काट रहा हूँ मैं, या हाथों में रख के काट रहा हूँ चीजों को, तो वो लीवर का काम नहीं करता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा लीवर नहीं होगा, क्योंकि इसने नॉट बोला। और इसका मैं प्रूफ आपको दिखाने के लिए, देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है मैं आपको इसका दिखा देता हूँ प्रूफ। तो ये इसमें देख रखे निम्न में से कौन सा लीवर नहीं है, कैंची, सीसॉ और बेल कैंक, ठीक है। तो इनमें से देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, 32, 32 का क्या ऑप्शन सही होना चाहिए, ए। तो 32 का हमें इसने दे रखा है यहाँ पर 31, 32 का चाकू। क्लियर हो गया? तो इस हिसाब से देखो ये मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। उसके लिए अब मैं क्या बोलूँ आपको, आप खुद समझदार हैं, आप देख लीजिएगा अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास बच रहा है 24 और 25, तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 यहाँ पर देख लेते हैं हम। यहाँ पर भी लिखे हुए हैं कि भैया एफिशिएंसी ऑफ सिंपल लिफ्टिंग मशीन, सिंपल लिफ्टिंग मशीन की एफिशिएंसी ये बोल रहा है, कार्य क्षमता दी गई है, जहां MA का अर्थ मैकेनिकल एडवांटेज है तथा VR का होता है वेलोसिटी रेशो, ठीक है, वेलोसिटी रेशो। तो यहाँ पर जो हमारे निकलती है एफिशिएंसी, ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसके लिए भी अगर आपको डाउट है कि भैया कैसे निकलती है तो इसको आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे निकाली जाती है यहाँ पर ठीक है, बुक में लिखा हुआ है कि प्रतिशत दक्षता जो होती है, क्षमता उसको बोलता है MA मैकेनिकल एडवांटेज, और वेलोसिटी रेशो जो होता है VP, ओके। तो ये इंटू 100, तो ये हमें मिल जाएगा इस हिसाब से, ओके, दक्षता गुना वेग अनुपात, तो ये दे रखा है। क्लियर है? एफिशिएंसी ऑफ अ सेल्फ लॉकिंग मशीन, इसकी क्षमता कितनी होती है? 100% होती है इसकी क्षमता। कैसे होती है इसकी क्षमता 100%? यहाँ पर भी क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखो, सेल्फ लॉकिंग मशीन की कार्य क्षमता है, क्या है यहाँ पर, ऑप्शन A, B, C या D। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से कौन सा वाला सही है आपका? 100%, ठीक है, 100% वाला ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देख लेना आप, क्वेश्चन नंबर 34 है 100%। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर भैया सॉल्व हो गया है। वीडियो 38 काफी लंबी हो गई है, ठीक है। अगर आपको और किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए है, ध्यान रखना ITI में जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियरिंग ड्राइंग ED, मैं मोस्टली इन्हीं के 3 के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है डिफरेंट है, थोड़ा सा मैथ से हो सकता है, रीजनिंग का हो सकता है, जनरल साइंस का हो सकता है, तो वो मैं आपको करा दूंगा। लेकिन आप बोलोगे भैया सिविल का, मैकेनिकल का या कोई और, तो
पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसका जवाब देना, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इनके मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकता हूँ। आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो आप हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कि जो मैंने ये सवाल कराए हैं इनमें से कोई ऑप्शन गलत है, जैसे कि मैंने चाकू लिखाया है, आप कहते नहीं बेल क्रैंक है, तो किस हिसाब से है आप उसका एग्जाम्पल बताइए, हमें उसका मेथड बता दीजिए कि हाँ इस तरीके से है, तो हम आपका आंसर को करेक्ट कर देंगे वहां पर। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और शेयर करने का कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो शेयर करो तो चैनल उतना ही ज़्यादा आगे प्रोग्रेस करेगा और हम आपके लिए उतनी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। हम कोशिश करेंगे और भी अच्छे तरीके से आपको समझा पाएँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।